वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। हमको अगर अधिक प्रतिरोध वाले परिपथ की अवस्था होती है या फिर उससे कम प्रतिरोध वाले परिपथ की अवस्था होती है तो इस स्थिति में प्रतिरोधों को हमको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़कर एक नया परिपथ की अवस्था होती है या निर्माण करते हैं। इसे ही प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसके लिए अलग अलग धातु के बने हुए कम से कम दो या उससे अधिक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले अपन एक प्रतिरोध लेते हैं R1 जिसके दो सिरे रहते हैं। मान के चलिए ये सिरा एक और अगला सिरा जो है उसको एक से ले लेते हैं। ये किसी एक निश्चित धातु का बना हुआ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध रहता है जिसको R1 से शो करते हैं। इसी के साथ क्या करना है अपने को, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। तो इसके अगला वाला जो सिरा है उसको एक अन्य धातु के बने हुए प्रतिरोधों को इस प्रकार अगला सिरा से जोड़ देते हैं। मान के चलिए इसका जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध इसको R2 ले लेते हैं। इसका पहला वाला सिरा को X से और अगला वाला सिरा को जो है एक अन्य बिंदु Y से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग रेजिस्टेंस वाले वायर हो गए। फिर मान के चलिए एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं R3 जिसका पहला वाला सिरा जो है उसको बिंदु Y से और अगला वाला सिरा को ले लेते हैं अपन B। तो इस प्रकार से देखते हैं तीन प्रतिरोध जो है वह श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़े हुए, जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा बिंदु को दूसरा प्रतिरोध के पहले बिंदु से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरा बिंदु जो उसको तीसरे प्रतिरोध के पहले बिंदु से जोड़कर इस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है। उसको श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस प्रकार से तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तीनों का जो पहला बिंदु होता है A, उसको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये प्लस सिरा है एनोड और ये माइनस सिरा कैथोड। तो इस प्रकार से इसका विद्युत वाहक बल ले लेते हैं, मान के चलिए E, और इसमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी K लगा देते हैं। फिर कुंजी K का जो अगला सिरा रहता है वह इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतिम बिंदु B से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रतिरोधों का संयोजन का इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है। जैसे ही अपन कुंजी K को दबाएंगे यानी स्विच को ऑन करेंगे, ये जो सेल या बैटरी है इसके एनोड से विद्युत धारा I इस प्रकार से इस दिशा में प्रवाहित होगा। और जैसे ये आपका प्रथम बिंदु A पर पहुंचता है तो इसका सामना किससे हो रहा है, देखिए प्रतिरोध R1 से हो रहा है। चूंकि ये श्रेणी क्रम में है अतः बहने वाली विद्युत धारा जो है इसमें समान होगा। तो इसको किस प्रकार से समझना है, देखिए चूंकि यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे से तीसरे बिंदु से, यानी इसकी दिशा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः सभी रेजिस्टेंस में बहने वाली विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से विद्युत धारा जो है उसका मान तभी बदलता है जब दिशा बदलेगा। चूंकि एक ही दिशा में लगातार वह सीरीज के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है अतः इसकी दिशा नहीं बदलेगी, अर्थात बिंदु A से B तक बहने वाली विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर विभवांतर, चूंकि ये बिंदु से बिंदु, यहाँ पर देखिए पहला जो रेजिस्टेंस जो है उसका पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु X, अगला जो रेजिस्टेंस है उसका पहला बिंदु X, दूसरा बिंदु Y, अगला जो रेजिस्टेंस है उसका पहला बिंदु Y और अंतिम बिंदु है B, यानी बिंदु से बिंदु चेंज हो रहा है। तो जब बिंदु से बिंदु चेंज होगा इस कंडीशन में उसका विभवांतर जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो प्रतिरोध R के सिरों पर आरोपित विभवांतर यहाँ पर हो जाएगा V1 और प्रतिरोध R2 के सिरों पर आरोपित विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों पर आरोपित विभवांतर V3। तो विभवांतर जब बिंदु चेंज होता है तो विभवांतर भी बदल जाता है, लेकिन धारा जो है वह बिंदु चेंज होने पर नहीं बदलता बल्कि दिशा बढ़ने पर विद्युत धारा बढ़ जाता है। इस प्रकार से तीनों ही प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान समान होगा, जबकि विभवांतर जो है अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है, प्रतिरोधों का संयोजन
यानी R1 R2 R3 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बचा क्या V और I, तो I का मान तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, I का मान उतना ही रहेगा सीरीज में। तो यहाँ पर V1 V2 V3 का मान बदल जा रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को परिणामी विभवांतर निकालना है। तो इस प्रकार से इस विद्युत परिपथ में आरोपित विभवांतर या परिणामी विभवांतर या तुल्य विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहां लिखेंगे अपन परिणामी विभवांतर। क्या होगा देखिए परिणामी विभवांतर, यहाँ पर जो आरोपित विभवांतर है सेल या बैटरी ई से, उसका परिणामी विभवांतर भी ले लेते हैं, जो इन तीनों रेजिस्टेंस के सिरों पर आरोपित विभवांतर के योगफल के बराबर होगा, अर्थात V = V1 + V2 + V3। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ओम के नियम से, तो यहाँ पर ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो ओम के नियम से अपने को पता है R = होता है V/I। तो यहाँ पर देखिए अपने को क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V = क्या प्राप्त होगा, IR। तो ओम के नियम से V = IR। तो इस प्रकार से ये जो परिणामी विभवांतर है उसको अलग अलग रेजिस्टेंस से जब यह आरोपित होगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले प्रतिरोध R1 में। तो पहले प्रतिरोध R1 में देखिए बहने वाली धारा क्या है, I है, लेकिन इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है, V1। तो पहले प्रतिरोध में यहाँ पर V = IR की जगह में क्या मिलेगा अपने को, V1 = पहले प्रतिरोध के लिए बहने वाली धारा I रहेगा, लेकिन पहले प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V1 = IR1। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद देख लेते हैं दूसरे प्रतिरोध R2 में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दूसरे रेजिस्टेंस के लिए आरोपित विभवांतर V2, दूसरे रेजिस्टेंस में भी बहने वाली विद्युत धारा कितना है, I, और दूसरा रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर है R2। तो ये हो जाएगा V2 = IR2। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार से देखते हैं तृतीय प्रतिरोध R3 में। तो देखिए तृतीय प्रतिरोध R3 में आरोपित विभवांतर कितना है, V3। इसमें बहने वाली विद्युत धारा I है, सेम रहेगा। और तीसरा प्रतिरोध रेजिस्टेंस R3, तो यहाँ पर लिखेंगे V3 = IR3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। तो इस प्रकार से इन तीनों को अगर मिला देंगे तो तीनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, परिणामी विभवांतर। तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे परिणामी विभवांतर के लिए, ठीक है। तो परिणामी विभवांतर के लिए जो V है, चूंकि यहाँ पर हम लोग किसमें जोड़े हैं, देखिए श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो परिणामी विभवांतर के लिए आरोपित विभवांतर को VS से शो करते हैं, और इन तीनों को मिलाकर बहने वाली परिणामी विद्युत धारा कितना है, I, और इन तीनों को मिलाकर इस पूरे परिपथ में परिणामी जो रेजिस्टेंस है उसको ले लेते हैं अपन R। तो परिणामी विभवांतर के लिए हो जाएगा VS = IR। इसको ले लेते हैं समीकरण 5। अब इन सभी मानों को V1 V2 V3 और VS, इन सभी मानों को अपने को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर देखिए परिणामी विभवांतर कितना है, V = V1 + V2 + V3। तो चूंकि ये परिणामी है इस कारण से इसको VS ले लेते हैं, इसको भी VS ले लेते हैं, सीरीज में परिणामी इस कारण से। अब इन सभी मानों को कहाँ रख देना है अपने को, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में देखिए VS, तो VS का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखिए समीकरण 5 से IR = V1। तो V1 का मान मिलेगा समीकरण 2 से IR1 + V2। तो V2 का मान मिलेगा समीकरण 3 से IR2। इसके पश्चात देखिए प्लस V3, तो V3 का मान मिलेगा समीकरण 4 से IR3। तो इस प्रकार से IR = तीनों से I कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा R1 + R2 + R3। तो यहाँ से देखिए I और I कैंसिल हो जाएगा,
तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ले लेते हैं समीकरण 6। तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग प्रतिरोधों को अपने को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कम से कम 2 या अधिकतम n प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए परिणामी परिपथ का प्रतिरोध अलग अलग परिपथों के प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से मान के चले यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो परिणामी परिपथ का प्रतिरोध परिणामी है तो चाहे तो यहाँ पर S लिख सकते हैं सीरीज के लिए, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले परिपथ के या पहले प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 का योगफल। इस प्रकार से n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो लास्ट में हो जाएगा प्लस Rn, या एक साथ इसको इस प्रकार से योगफल के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा Rn इस प्रकार से, या फिर इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अगर यहाँ पर i लेंगे तो इसको i कर सकते हैं और यहाँ पर i का मान 1 से लेके n तक, तो इस प्रकार से भी इसको दर्शाया जा सकता है सभी के योगफल के फॉर्म में। अगर मान लेते हैं सभी का प्रतिरोध जो है समान है, यहाँ पर देखिए अलग अलग लिए हैं R1, R2, R3, यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान है और n प्रतिरोध इसी प्रकार से समान प्रतिरोध कुल मिला के n प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी परिपथ का प्रतिरोध का मान कितना होगा, अर्थात यहां पर लिखेंगे समान प्रतिरोध R, ठीक है, के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ध्यान दीजिए समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, परिणामी परिपथ का प्रतिरोध R S इज इक्वल टू R1, R2, R3 सभी क्या है समान है और कुल कितने प्रतिरोध है n, तो इसका परिणामी हो जाएगा NR। तो इस संबंध की भी अपने को जरूरत पड़ता है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से परिणामी परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा RS इज इक्वल टू NR। इस प्रकार से ये सीरीज में है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जब जब अवस्था होती है यानी प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तब इसका प्रयोग करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से इस प्रकार से समझा जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं। इसका मान ले लेते हैं, मान के चलिए R1 का मान 1 ओम, R2 का मान ले लेते हैं 2 ओम और R3 का मान ले लेते हैं 3 ओम। ये तीनों सीरीज में है और मान के चले यहाँ पर जो परिणामी विभवांतर है जो सेल की सहायता से प्रवाहित कर रहे हैं उसको ले लेते हैं अपन 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में परिणामी प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो परिणामी परिपथ का प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो परिणामी प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 6 ओम। तो क्या पता चला, देखिए अलग अलग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी परिपथ का जो प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध इन सब के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से इसका मान बढ़ गया। यानी प्रतिरोधों को जब बढ़ाना है तो अपने को प्रतिरोधों को कौन सी क्रम में जोड़ना है, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सीरीज में जोड़ने के लिए हम लोग जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई फेस्टिवल होता है या शादी होता है तो अलग अलग प्रकाश की रोशनी उत्पन्न करने के लिए लंबी छोटी छोटी झालर वाली बल्ब लगाते हैं, तो इसको जो है सीरीज में जोड़ा जाता है। साथ ही साथ प्रतिरोध बादशाह जो होता है उसके अंदर जो प्रतिरोध रहते हैं उसको भी सीरीज में जोड़कर परिपथ का निर्माण
किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए परिपथ में अगर प्रतिरोधों को बढ़ाना है तो अपने को अलग अलग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से देखिए अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा I का मान कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ओम के नियम से क्या देख चुके हैं, ओम के नियम से हम लोग देखे हैं कि R इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था अपने को V अपान I, या फिर I इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ तो V अपान R। तो इस प्रकार से यहाँ से देखने पर अपने को एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या बताया गया था कि विद्युत धारा I जो है वह कांस्टेंट रहता है। तो ओम के नियम से देखिए क्या प्राप्त हुआ तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू आई R1। चूंकि देखिए यहाँ पर I क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग जाता है। तो V1 प्रोपोर्शनल टू R1, इसी प्रकार से V1 प्रोपोर्शनल टू R2, और इसी प्रकार से V3 प्रोपोर्शनल टू R3। तो इन तीनों को अगर डिवाइड करेंगे तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इज इक्वल टू R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो इस कॉम्बिनेशन का जरूरत अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने समय जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर देखिए I चूंकि कांस्टेंट है तो I1 को अगर अलग अलग करेंगे इस प्रकार से I1 अनुपात I2 अनुपात I3, तो चूंकि इक्वल है तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी तीनों ही का मान बराबर हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। इस प्रकार से I का मान सेम होता है और विभवांतर और प्रतिरोध को कॉम्बिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, परिणामी परिपथ का प्रतिरोध कैसे प्राप्त होता है, ये देख लिए। आगे देख लेते हैं अपन समांतर क्रम में संयोजन। तो प्रतिपथ का समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया समांतर क्रम में। तो अब देख लेते हैं समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रतिरोध इस प्रकार से लेते हैं। मान के चलिए ये अलग धातु का बना हुआ पहला प्रतिरोध है R1, इसके नीचे में एक अन्य धातु का बना हुआ दूसरा प्रतिरोध लेते हैं R2, और नीचे में अन्य धातु का बना हुआ एक अन्य प्रतिरोध लेते हैं R3। तीनों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से जोड़ना है कि तीनों का जो परिपथ का जो पहला भाग है वो एक ही बिंदु से जुड़ा होना चाहिए इस प्रकार से, और तीनों प्रतिरोध का जो दूसरा भाग है, दूसरा सिरा है, वो एक ही बिंदु से जुड़ा होना चाहिए। ये वाले बिंदु को मान लेते हैं X और ये वाला बिंदु को मान लेते हैं Y। फिर इन तीनों को जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल या बैटरी लगा देते हैं प्लस माइनस, इसका मान ले लेते हैं E, और यहाँ पर विद्युत धारा को ऑन करने के लिए एक स्विच लगा देते हैं इस प्रकार से कुंजी K। ठीक है, अब जैसी अपन कुंजी K को दबाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसी कुंजी K को दबाएंगे इसके एनोड से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और जैसी इसके बिंदु X पर पहुंचेगा, चूंकि देखिए यहाँ पर तीनों जो अलग अलग रेजिस्टेंस है पैरेलल, इस तीनों एक ही बिंदु X से जुड़े हुए हैं, और इसका दूसरा भाग जो है एक अन्य बिंदु Y से, तीनों एक ही बिंदु Y से जुड़ा हुआ है। चूंकि देखिए यहाँ विद्युत धारा तीन अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहा है, तो पहले ही सीरीज कॉम्बिनेशन में बता दिया गया था कि विद्युत धारा का मान तभी बदलता है जब दिशा बदलेगा। तो चूंकि यहाँ पर दिशा बदल रहा है, तीन अलग अलग दिशाओं में विद्युत धारा जा रहा है, तो इस प्रकार से R1 के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I1, R2 के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I2, और R3 के सिरों पर बहने वाला विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I3। फिर ये तीनों आपस में मिल जाएंगे और परिणामी विद्युत धारा क्या होगा, I ही प्राप्त होगा। इसके बाद विभवांतर के बारे में बताया गया था। विभवांतर का मान जो है अगर बिंदु बदलता है तभी विभवांतर का मान बदलेगा, लेकिन देखिए यहाँ तीनों प्रतिरोध जो है एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, अतः इसके सिरों पर परिणामी विभवांतर V का मान जो है वह एक समान ही रहेगा, अर्थात कि नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो गया आपका समांतर क्रम में इलेक्ट्रिक सर्किट किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर परिणामी किसको निकालना है। चूंकि अपने को रेजिस्टेंस का मान निकालना है और बचा I और V, तो V का मान तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में परिणामी जो है अपने को विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विद्युत धारा I इज इक्वल टू
रेजिस्टेंस R1 के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I1 प्लस रेजिस्टेंस R2 के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I2 प्लस रेजिस्टेंस R3 के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I3। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर देखते हैं ओम के नियम से अपने को पता है ओम के नियम से R इज इक्वल टू क्या हो जाता है V/I। क्योंकि यहाँ पर परिणामी I निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा अपने को V/R। तो यहाँ पर देखिए तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है जबकि विभवांतर कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध R1 में। तो प्रतिरोध R1 में ओम के नियम से क्या होगा, देखिए प्रतिरोध R1 में बहने वाली विद्युत धारा I1 इज इक्वल टू V का मान सभी प्रतिरोधों के लिए एक समान है और प्रथम प्रतिरोध R1 के लिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पर R1, तो I1 इज इक्वल टू V/R1। इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 में देखते हैं। तो प्रतिरोध R2 में देखिए बहने वाली विद्युत धारा क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू सिरों पर आरोपित विभवांतर V और प्रतिरोध R2। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। इसी प्रकार से देख लेते हैं प्रतिरोध R3 में। तो प्रतिरोध R3 के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I3, आरोपित विभवांतर एक समान रहेगा V और इसका प्रतिरोध R3। ये हो गया। अब तीनों को जोड़ने पर जो परिणामी विभवांतर तो समान रहेगा लेकिन परिणामी विद्युत धारा और साथ ही साथ परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध। तो सबका परिणामी प्रतिरोध है R और चूंकि क्या है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है इसलिए इसको RP ले लेते हैं। तो परिणामी प्रतिरोध RP में क्या हो जाएगा, परिणामी के लिए बहने वाली विद्युत धारा देखिए यहाँ पर तीनों आपस में जुड़ गए तो परिणामी विद्युत धारा I ही रहेगा और विभवांतर भी और परिणामी प्रतिरोध क्या लिखेंगे RP। तो सभी मानों को I1, I2, I3 और I इन सभी मानों को कहाँ रखना है अपने को समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में परिणामी विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या दिया देखिए V/RP इज इक्वल टू I1। तो I1 का वैल्यू यहां से मिलेगा देखिए V/R1 प्लस यहाँ पर I2 देखिए I2 का वैल्यू V/R2 और प्लस I3 तो I3 का वैल्यू V/R3। तो यहाँ पर देखिए V/RP इज इक्वल टू तीनों से V कॉमन निकलेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 V कैंसिल हो जाएगा तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से इसको ले लेते हैं इक्वेशन 6। तो क्या पता चला, अलग अलग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में संयोजन है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस लास्ट में लिखेंगे 1/RN। तो इस प्रकार से n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको एक ही लाइन में लिखना है तो इसको 1/RP इज इक्वल टू सिग्मा का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सिग्मा और यहाँ पर लिखेंगे RI, जहाँ I का मान 1 से लेके कहाँ तक होगा n तक होगा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लिखते जाएंगे तो लास्ट में इस प्रकार से प्राप्त होगा। चाहे तो इसको इक्वेशन 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और स्थिति है, यदि समान प्रतिरोध R समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहां पर लिखेंगे यदि
समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो क्या होगा देखिए, यहां से समान प्रतिरोध का जुड़ा हुआ, इसलिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 R हो जाएगा प्लस 1/R प्लस 1/R। कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? n प्रतिरोध। तो फाइनली लास्ट में आएगा 1/Rp इज इक्वल टू n/R, या फिर Rp इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका R/n। तो इस प्रकार से यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध Rp जो है R/n प्राप्त हो। तो इसका जरूरत जो है अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय होता है। तो इस प्रकार से अगर प्रतिरोधों के मान को कम करना है तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। घरों में जो वायरिंग करते हैं और अलग अलग उपकरणों को जोड़ा जाता है, जैसे आपका ट्यूबलाइट है, पंखा है या कोई अन्य उपकरण है घरों में, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में संयोजन हो गया। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझा जा सकता है। तो यहां पर देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, I इज इक्वल टू V/R, और चूंकि देखिए यहाँ पर V क्या चीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा 1/R। यहाँ पर देखिए पहले प्रतिरोध के लिए बहने वाली धारा I1 और इसका प्रतिरोध R1, इसी प्रकार से दूसरे सीरीज में यानी प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा I2 अनुक्रमानुपाती R2, और तीसरे के लिए हो जाएगा I3 अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती R3। तो इस प्रकार से देखिए अगर इस तीनों को डिवाइड करेंगे I1 अनुपात I2 अनुपात I3, तो यह आपको मिलेगा 1/R1 अनुपात 1/R2 और अनुपात 1/R3। इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन है, इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए अगर दो प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा देखिए 1/Rp, यहाँ से R1 और R2 क्या होगा आपका LCM आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 या Rp इज इक्वल टू मिलेगा अपने को R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इस प्रकार से इस फार्मूला का प्रयोग करके अपने को परिणामी प्रतिरोध Rp का मान निकाल सकते हैं जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ। अब देख लेते हैं इसको एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से किस प्रकार से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए मान के चलिए यहाँ पे आरोपित विभवांतर को अपन ले लेते हैं 6 वोल्ट और अलग अलग प्रतिरोध ले लेते हैं। जैसे सीरीज में देखे थे प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम के प्रतिरोध जो है वह समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिणामी अपने को निकालना है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो परिणामी प्रतिरोध क्या मिलेगा देखिए, 1/R1 कितना लेना है 1, 1/R2 कितना लेना है 2 और 1/R3 कितना लेना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 LCM आएगा, यह हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 तो यह हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6 तो यह हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका 1/Rp इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा देखिए 6 और 3 9 और ये 2। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए, Rp इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 0.55 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इतना ओम प्राप्त होगा। तो देखिए 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो परिणामी प्रतिरोध का मान किसी भी एक प्रतिरोध के मान से भी कम हो गया। तो इससे पता चलता है कि प्रतिरोधों को अगर कम करना है तो अपने को
पैरेलल में जोड़ना रहता है। क्लियर। अब इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा, देखिए ओम के नियम से अपने को पता है I = V/R। अगर परिणामी प्रतिरोध के लेंगे तो RP ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए V कितना विभवांतर आरोपित कर रहे हैं 6 वोल्ट और यहाँ पर RP का वैल्यू कितना है 0.55। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 11 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान के चलिए यही, चूंकि अपने को पता है कि परिणामी धारा जो है 3 अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है जी, तो अलग अलग सभी का निकालेंगे। तो I1 के लिए देखिए I1 = यहाँ पर क्या हो जाएगा V। I1 में विभवांतर तो समान आरोपित हो रहा है तीनों के लिए, लेकिन इसका प्रतिरोध कितना है R1। तो यहाँ पर V की जगह में क्या लिखेंगे, देखिए 6 R1, तो R1 की जगह में कितना रहेगा 1। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 6 एम्पियर। ये किसका मान है, I1 का मान है। इसी प्रकार I2 का मान निकालेंगे। देखिए I2 के सिरों पर भी आरोपित विभवांतर V है, लेकिन I2 जो है कौन से रेजिस्टेंस से प्रवाहित हो रहा है, R2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे R2, तो V की जगह में 6 R2, तो R2 का वैल्यू कितना दिया है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। ये किसका वैल्यू हो गया, I2 का। इसी प्रकार से I3 का वैल्यू हो जाएगा V। ठीक है, सिरों पर आरोपित विभवांतर समान है और R3 की सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा I3 है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। तो V का वैल्यू है 6 और R3 का वैल्यू कितना है 3। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 एम्पियर। अब देखिए परिणामी कितना प्राप्त होगा, IS = I1 + I2 + I3। तीनों विद्युत धारा जो है तीनों मिलके फिर से बना लिया I = I1 + I2 + I3। ये आपका परिणामी धारा। तो देखिए यहाँ पर परिणामी धारा जो है कितना प्राप्त हुआ है 11 एम्पियर और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए 6, I2 का वैल्यू 3 और I3 का वैल्यू 2। इस प्रकार से 11 एम्पियर और इधर भी कितना प्राप्त हो रहा है 11 एम्पियर। तो क्या पता चला कि इस प्रकार से देखते हैं कि पैरेलल में जोड़ने से परिणामी धारा जो है अलग अलग विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सीरीज में भी देख चुके हैं कि अगर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो अपने को अलग अलग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और प्रतिरोधों के मान को कम करना है तो अलग अलग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है ये देख लिए, और फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।